Good morning, everyone. Today, my subject is Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita (BNSS) and its comparative analysis with the CRPC 1973. Before discussing the basic principle of BNSS, let we know about the history of BNSS, that is CRPC. Whether the CRPC is suitable for the Indian concern or not. For the taking the decision, we must study the historical background or historical study of BNSS. And the history of BNSS can be studied into 4 parts or 4 groups. The first part relating to ancient period. When we talk about the ancient period, before 1500 BCE to 1200 CE, century era, that is common era, in which we study the 2 basic epic. One is Manu Smriti, second one is Kautilya Arthashastra. Both having the relevant in Indian judicial system. And second is medieval period. When we talk about the medieval period, it starts from the 1200 to 1750 common era, EC. In this period, 2 aspects must be studied: the Islamic law, that is Shariat, and judgment of Qazi. And afterwards, the third point is British era. It starts from the 1750 to 1947, that is up to independent. And last one, after independent, what is the actual position of criminal procedures in India, and what remedial step and reformative step are taken from our Supreme Court and respected apex body like Law Commission and other committee such as Malimat Committee, Justice Verma Committee, what its importance and what its relevancy relating to reform in BNSS or CRPC. First, we start the first topic. The first topic here I mention the हिस्ट्री ऑफ BNSS. जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इतिहास की बात करें, तो उस इतिहास से पहले हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इतिहास को जानना पड़ेगा. भारत में आपराधिक प्रक्रिया का जो विकास हुआ वह हजारों वर्षों से का जो है नियंत्रण प्रयास है. क्योंकि मैं यहां बात कर रहा था एंशिएंट पीरियड टू अप टू टिल नाउ, बिफोर 1500 BC to 2025. This is a period of 2000 years. Now, after the development and continuous effort of the 2000 years, we come in the conclusion of the BNSS 2023. So, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि भारत में आपराधिक प्रक्रियाओं का जो विकास है वह हजार वर्षों का है. और इतना नहीं, जो हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति है, हमारे पॉलिटिकल विल पावर जो है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय के प्रति जो एक दर्शन है, उस दर्शन से हम CRPC
को छोड़ते हुए हम BNSS तक की सफर कर पाए हैं। इसका मतलब इसमें जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और इतना ही नहीं, जो हमारे सभ्यता का डेवलपमेंट है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत का डेवलपमेंट है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो हम पहली बात कर लेते हैं एंशिएंट पीरियड। और एंशिएंट पीरियड में हमने आपको कहा था कि हमें दो पीरियड को पढ़ना है, बिफोर कॉमन इरा और दूसरा जो है बिफोर द 1500 BCE अप टू 1200 CE, मतलब कॉमन इरा तक। मतलब बिफोर कॉमन इरा से लेकर के कॉमन इरा तक का जो पीरियड है, जिसमें दो धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालना जरूरी है। ये दोनों एंशिएंट इंडिया का एक जो ग्रंथ है, जो मॉरलिटी, जो न्याय के प्रति जो राजा का कर्तव्य है, जो रिलीजन से रिलेटिंग जो बातें हैं, मॉरलिटी या किंग्स ड्यूटी, जो हमारे सोशल ऑर्डर के लिए जरूरी है, सोशल रिफॉर्म के लिए जरूरी है, उस पर आधारित है। जैसे मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो सबसे एंशिएंट एपिक है इंडियन जुडिशरी सिस्टम का। और अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो मनुस्मृति में सारे ऑफेंस को क्लासिफाई किया गया है। वह क्लासिफिकेशन पनिशमेंट के आधार पर दिया गया है। जब हम उस पनिशमेंट को पढ़ते तो हमें जुडिशरी का एक बेसिक स्ट्रक्चर्स मनुस्मृति से मिलता है। जस्टिस वाज इन्फ्लुएंस इन द कास्ट हायरार्की, कस्टम्स एंड एथिकल नॉर्म्स। वहां जो जस्टिस है वह कास्ट पे आधारित था, कस्टम पे आधारित था, एथिकल नॉर्म्स पे आधारित था। और जो वहां पनिशमेंट की जो सिस्टम हम देख रहे थे वह एम्फसाइज कर रहा था कन्फेशन, जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कन्फेशन और एडमिशन। तो कन्फेशन और एडमिशन का जो मोरल कोड है वो कहां हमें पढ़ने को मिल जाता है? मनुस्मृति में। कन्फेशन, ओथ, ऑर्डिल्स, जिसको ऑर्डिल्स को आप गुंजाइश बोलते हैं, और उसके बाद जो है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीजों पे आधारित था हमारे मनुस्मृति का इंडियन फिलॉसफी। दूसरा जो हमारा एपिक है कौटिल्य अर्थशास्त्र। जब कौटिल्य अर्थशास्त्र की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द प्रैग्मेटिक, और दिस इज वन ऑफ द सेकुलर ट्रीटी ऑफ द स्टेट ड्यूटी। और उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हमें देता क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम को, इंडियन लीगल सिस्टम को? तो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर्स है, इंट्रोगेशन के जो तरीके हैं, एविडेंस लेने का जो सिस्टम है, और इतना नहीं, ट्रायल के जो स्टेज हैं, पनिशमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, ये सब सारी बातें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से निकल के आता है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो बेसिकली किंगशिप पे आधारित है, मॉरलिटी पे आधारित है, और अगर हम बात करें तो ये जो हमारा सिस्टम है वो बेसिकली सोशल ऑर्डर, रिलीजन पे आधारित है। तो आगे जाकर के इसी दोनों ग्रंथ का जो है एक प्यूरिफाइड फॉर्म जो है इंडिया में जुडिशियल सिस्टम में मिलता था देखने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि द बोथ एपिक्स आर बेसिकली emphasize on the administrative powers rather than the judicial। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियों को ज्यादा तरजीह देता था, जुडिशियल को कम देता था। इसलिए ये दोनों टेक्स्ट जो है धार्मिक मापदंडों से प्रभावित था, और स्ट्रक्चर प्रोसीजर्स जो है इसमें वह उसमें बदलाव करना जरूरी हो गया था, क्योंकि यह डिपेंड करता था समाज में लोग जो है सत्य की खोज करना, उसके समाधान करना, उसकी व्यवस्था करना, उसको संरक्षण करना, तो उस सिद्धांत, उस फिलॉसफी को लेकर चल रहा था। लेकिन हम इन दोनों ग्रंथ में जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है उसको इंडियन जुडिशियल सिस्टम से हटा नहीं सकते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट आता है मेडिएवल पीरियड, जो 1200 से 1750 EC, मतलब ये कॉमन इरा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें इस्लामिक लॉ
पे हम ज़्यादा बात करेंगे। इस्लामिक लॉ हमारे जुडिशल सिस्टम के रिफॉर्म में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उस पर बात करेंगे। तो इस्लामिक लॉ में बेसिकली जब आप देखें तो दिल्ली सल्तनत को देखना पड़ेगा और मुगल एम्पायर को देखना पड़ेगा। जो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की जो बिगिनिंग है वो 1200 है, और उस जब बिगिनिंग में आप बात करेंगे तो दो तरह के इस्लामिक लॉ थे। एक तो शरीयत के फॉर्म में था, एक लोकल यूसेज और कस्टम के रूप में था। जब हम इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स शरीयत की बात कर रहे हैं। उसमें जो क्राइम को क्लासिफाई किया गया था वो 3 तरीके से क्राइम जो है क्लासिफाई था। पहला था हद। हद का मतलब था फिक्स पनिशमेंट प्रोवाइड करना। दूसरा जो उसका क्लासिफिकेशन था किसास, और किसास जो था रेशनल या कंपनसेशन पे आधारित था। मतलब इसमें जो पनिशमेंट की जो तरीके थे वह कंपनसेशन के तौर पे था। और तीसरा था ताजीर। ताजीर का मतलब था डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट, मतलब उस पनिशमेंट देने वाले व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि क्या पनिशमेंट इंपोज किया जाए उस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो इसका मतलब जब हम इस्लामिक लॉ की बात कर रहे हैं जिसमें हम शरिया की बात कर रहे हैं, दूसरा जो एस्पेक्ट हमने कहा कि इसमें काजी का जो रोल है, बेसिकली काजी एक्ट्स एज ए जज। काजी को जो है इस्लामिक लॉ के इंटरप्रिटेटर के रूप में जाना जा रहा है, जज के रूप में जाना जा रहा है, और जिसका काम था कि रिकॉर्ड को मेंटेन करना, एविडेंस को जो है उसका जो है डिटर्मिनेशन करना, और तीसरा जो उसका काम है काजी का जो काम था सॉरी कि जो हमारे जितने भी ऑफेंस हुए वह ऑफेंस का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन साक्ष्य के आधार पे, ऑफेंस के नेचर के आधार पे। तो ये हमारी जो सिस्टम थी वह मिडिएवल पीरियड में था, इस्लामिक लॉ के समय में था। एक्चुअली में इस्लामिक लॉ जो है हमारे समाज में जो कस्टम्स थी, प्रथाएं थी, उन इस्लामिक प्रथाओं को अपने लॉ के साथ में कनेक्ट कर दिया और धीरे धीरे वह इस्लामिक लॉ रिजिडिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो जब हम अगर बात करें प्राचीन प्रणाली का और जो एंशिएंट पीरियड और मिडिएवल पीरियड का अगर हम तुलना करें तो हम ये कह सकते थे कि हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में जो स्थानीय रीति है, कस्टम्स हैं, कस्टोडियंस हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया लॉ के तौर पे, और उसमें जो है धार्मिक कानूनी ढांचा को पेश किया गया। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था मिडिएवल पीरियड में। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश इरा का। ब्रिटिश इरा कंप्लीटली एंड ड्रास्टिकली चेंज द क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग द यूनिफॉर्म कोड एज ए सेक्युलर स्ट्रक्चर। मतलब ब्रिटिश शासन काल में जो धर्मनिरपेक्ष संहिताबद्ध संरचना क्रिमिनल प्रोसीजर्स के रूप में देखा गया, जो क्रिमिनल लॉ में भारी बदलाव था। अगर हम अर्ली एक्ट की अगर बात करें ब्रिटिश इरा में तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली फॉलो द लोकल लॉ एंड ग्रेजुअली शिफ्टेड इनटू द इंग्लिश लीगल principles and they established the modern court in India। जैसा कि हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 1773 में एस्टेब्लिश हुआ चार्टर एक्ट के थ्रू। तो दे एस्टेब्लिश द कोर्ट, पुलिस सिस्टम, लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, एंड देन आफ्टर दे codified the different law। In 1860 they codified the IPC, and IPC clearly defined the offense and punishment, and all the punishment and offense are categorized in the secular and uniform and base of the English jurisprudence. Then he established the procedures law, and first procedures law is 1861. What it contains? Basically they regulate the investigation, arrest, bail,
and other procedures, and the structure of the judicial hierarchy and the power of the police are administered through the CRPC 1861. और उसके बाद जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो मॉडर्न रूल था, जो एडमिसिबिलिटी की रूल है, रिलेवेंसी की रूल है, बर्डन ऑफ प्रूफ का रूल है, इतना नहीं, सॉरी, एस्टैब्लिश रैशनल यूनिफॉर्म एविडेंटरी स्टैंडर्ड, वो एविडेंस का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, किस एविडेंस के आधार पे पनिशमेंट हो, इसकी बात की गई 1872 के एक्ट के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार जो यूनिफॉर्म प्रणाली, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर्स लिखा गया, उसमें स्टैंडर्डाइज किया गया, और जो रिलीजन डॉक्ट्राइन्स है, उस डॉक्ट्राइन से जो है ब्रिटिशर्स ने लॉ को अलग करने का प्रयास किया। तो अगर हम देखें तो एंशिएंट पीरियड में भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिलीजन पे आधारित था। मिडिएवल में वह रिलीजन बेशक इस्लाम था, लेकिन वह भी रिलीजन पे आधारित था। लेकिन ब्रिटिश इरा की अगर बात करें तो हमारी लॉ जो है रिलीजन से शिफ्ट होकर के वह अलग डॉक्ट्राइन पे चलना शुरू हो गया। जो ब्रिटिश का जो डॉक्ट्राइन था इंग्लिश लीगल सिस्टम, उस पे बेस हो गया। फिर हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा पॉइंट है, आफ्टर इंडिपेंडेंट क्या हुआ। तो आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूट द सीआरपीसी शिफ्टेड द सीआरपीसी 1861 शिफ्टेड इनटू 1898 एंड आफ्टरवर्ड, स्वतंत्रता के बाद सीआरपीसी 1898 पे शिफ्ट हुआ, और 1898 पे शिफ्ट होने के बाद क्या हमारे जो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ प्रोसीजर्स है, क्या वो समाप्त हुआ? तो यह कहना है कि नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ। वो औपनिवेशिक अधिनियम अपने आप को बना ही रखा। और जब हमारी जर्नी आजादी के बाद स्टार्ट होती है, 1947 की बात अगर करें, तो फिर हमें एक नया सीआरपीसी 1973 इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और ये सब्सिक्वेंटली एक इवैल्यूएशन था, जो सुप्रीम कोर्ट जुरिस्प्रूडेंस और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट कमिटी का जो मिक्स एफर्ट था, उससे जो है सीआरपीसी 1973 को एक विशेष जो है स्थान हमारे जुडिशरी में मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यह अधिनियम की यात्रा जो है सर्वोच्च न्यायालय के विकास के साथ, कानून के विशेषज्ञ समिति के साथ एक नया आकार और एक नया जो है रूप के रूप में उभर करके सामने आया। इतना नहीं, उसके पीछे रीजन था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 जब बना, तो उसको इंट्रोड्यूस करने के साथ ही इंडियन लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, बेसिकली आर्टिकल 14, 19 एंड 21, नेसेसिटी ऑफ द रीइवैल्यूएशन ऑफ द कॉलोनियल प्रोसीजर्स। और उसने क्या किया कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, वेलफेयर स्टेट, ये सब जो हमने फंडामेंटल राइट डाले, इसलिए हमें इस एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का जो लॉ था सीआरपीसी 1973, उसको रिवैल्यूएट करने की आवश्यकता भी महसूस हुई। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब हम ए.के. गोपालन का केस पढ़ते हैं, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का केस पढ़ते हैं, तो उसमें एपेक्स कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी ऑफेंडर को आप पनिश करते हैं, वो कैसे करेंगे? तो कहता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। जो प्रोसीजर्स लेजिस्लेशन ने एस्टैब्लिश किया है उस प्रोसीजर से ही आप उसको पनिश कर सकते हैं। इसका मतलब दिस डिसीजंस ऑफ ए.के. गोपालन स्पार्क इन द इंडियन कम्युनिटी एंड वेदर द colonial criminal procedures meet over the constitutional standard, so definitely the observer find no. So the revision and evaluation is needed in our criminal procedure code. The several judgment oppose the shortcomings of the colonial era law, that is CRPC 1973. इसी के कंटेस्ट में मैं एक केस शेयर करना चाहता हूं कि स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अजीब सिंह, ये 1953 का केस है। इसमें जो है बताया गया है कि लिमिटेड एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन इन द केस ऑफ द अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट में जो अरेस्ट करने का जो डिस्क्रिशन है वह लिमिटेड है।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट केस है आपका खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963। इन्होंने कहा दे रिकॉग्नाइज द प्राइवेसी एलिमेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड क्रिमिनल प्रोसीजर में जो है प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट को इस केस ने खरक सिंह के केस में रिकॉग्नाइज किया गया। उसी तरह से हुसैनारा खातून स्टेट ऑफ बिहार 1979, इसमें जो है एसपीडी ट्रायल की डिमांड जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखी। उसी तरह से डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, अगर हम जब इस केस की बात कर रहे हैं तो इसमें अरेस्ट और डिटेंशन में की जो है एक गाइडलाइंस जो दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो वो कब और कैसे अरेस्ट किया जाएगा। दैट इज दे क्रिएट द ब्रॉडर फ्रेमवर्क फॉर द अरेस्टी पर्सन, और इसी के आधार पे 2005 का अमेंडमेंट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत सारे केस लॉ है। एक जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस लॉ है, जिसमें यह कहा गया कि वुमेन प्रिजनर्स एस्टैब्लिश सेफगार्ड्स फॉर द वुमेन प्रिजनर, जो लेडीज प्रिजनर हैं उसके लिए एक सेफगार्ड एस्टैब्लिश किया जाए। मतलब ये सब सारे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उससे हमारा सीआरपीसी को अमेंड करना जरूरी था, वो इन्फ्लुएंस हो गया था। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006, जिसमें कहा कि जो पुलिस रिफॉर्म है, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म इसलिए चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो, अच्छे तरीके से हो, समयबद्ध तरीके से हो, ट्रायल का प्रोसीजर जो है फास्ट हो जाए। ऑल दीज जजमेंट आर कंपेल्ड टू पार्लियामेंट टू रिवाइज द प्रोसीजर सेफगार्ड्स। इतना ही नहीं, जो मेजर हमारी कमेटी है या लॉ रिपोर्ट्स है, जैसे 154 लॉ कमीशन जो 1996 में रिकमेंड किया था विक्टिम राइट्स को, तो हमें अपने सीआरपीसी में विक्टिम्स राइट को जो इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। इतना ही नहीं, इस कमेटी ने प्ली बार्गेनिंग के कंसेप्ट को भी एस्टेब्लिश करने की बात की, तो उसको भी कंप्लायंस करना जरूरी था। हम दूसरी जो मालीमठ कमेटी है क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स, जो 2000 से 2003 की जो कमेटी है, उसने वीडियो पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल, मतलब विक्टिम्स पार्टिसिपेशन इन द ट्रायल की बात किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस कन्फेशन को एक्सेप्ट किया गया था, जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का एक अपोजिट कंसेप्ट है, और इसलिए 2005 का जो अमेंडमेंट है उसको जो है ये जो कमेटी है इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम बात करें सीआरपीसी अमेंडमेंट 2005 का, तो ये 2005 का जो अमेंडमेंट था, जैसे मैंने अभी कहा था, मालीमठ कमेटी के रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस था, जिसमें जो है स्ट्रेंथ दिया गया था कि अरेस्टेड पर्सन अरेस्ट कैसे किया जाए, उसके रूल्स, विक्टिम्स जो हैं उसके राइट्स और पुलिस की जो अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन की गई थी। इतना नहीं, सीआरपीसी अमेंडमेंट 2010 की अगर हम बात करें तो यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारे सीआरपीसी में नहीं था, हमारे प्रोसीजर्स में नहीं था, उसको इंप्लीमेंट करना, इसको एडहेयर करना बहुत जरूरी था। सीआरपीसी अमेंडमेंट 2013 और 2018 की अगर बात करें तो ये बेसिकली बेस्ड था जस्टिस वर्मा कमेटी का रिकमेंडेशन पे, और जो सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटिंग जो हमारे प्रोसीजर्स है वो डिफिशिएंट था हमारे सीआरपीसी में, तो उस सीआरपीसी में उसको बदलने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। दीज आर अमेंडमेंट्स इज द ग्राउंड ऑफ द सिस्टमेटिक ओवरहॉल। इन 2023 द इंडियन गवर्नमेंट रिप्लेस्ड द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 and switch over to भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. This is a basic historical background why we opt the BNSS instead of CRPC 1973. शायद मुझे लगता है इस टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है, और हम फिर बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ CRPC एंड BNS with case law and the relevant principle in the next video. तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।